हेलो स्टूडेंट, कैन यू हियर मी एवरीवन? अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा चलिए, वालेकुम। सॉलिड स्टेट का मैं कुछ शुरू के डिफिनेशन बेस्ड मैंने आपको मैंने भेजा था ग्रुप पे, मिला आप लोगों को? यस सर। तो देखिए मैं उसको उसमें बहुत थ्योरी है, वो सब आप जानते भी होंगे। लिखना नहीं है, वो लिखा हुआ है, आप नोट्स बना लेंगे, मैं समझाता हूँ। सॉलिड बेसिकली केमिस्ट्री में दो तरह का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा क्या होता है, अमॉर्फस। है ना आप लोगों को? ना जल्दी बताएं। यस सर। दो तरह के सॉलिड्स हैं। सबसे पहली बात, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं? जिसमें पार्टिकल का जो अरेंजमेंट हो वो रेगुलर ऑर्डरली हो। रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। अमॉर्फस सॉलिड में रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होता। इसलिए आप देखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के रिमार्क्स में मैंने लिखवाया है आपको लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ही यही हुआ कि मान लीजिए ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो थ्रो आउट द सॉलिड ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा, थ्रो आउट द सॉलिड। अमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब हुआ कि कुछ पोर्शन पर रेगुलर ऑर्डरली होगा, कुछ पोर्शन पर रेगुलर ऑर्डरली नहीं होगा। थ्रो आउट द सॉलिड ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होगा, इसलिए इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब हुआ देयर इज ऑर्डरली अरेंजमेंट थ्रू आउट द सॉलिड। क्लियर है सबको? हाँ या ना जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। अब एक वर्ड आता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। एक वर्ड आता है आइसोट्रॉपिक और एक वर्ड आता है एनिसोट्रॉपिक। ये इंपॉर्टेंट है। एनिसोट्रॉपिक कहते हैं जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में डिफरेंट हो। फिजिकल का मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, डेंसिटी, जो भी हो हर डायरेक्शन में अलग होगी। सर ये डायरेक्शन का मतलब वो मैं अभी बताऊंगा। आइसो का मतलब ही होता है सेम, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम होगी। तो याद रखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक होता है। क्यों होता है वो अभी पढ़ेंगे। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में अलग अलग होगी, जिसको मैंने आपको इसमें देखिएगा मैंने डॉट डॉट करके समझाया है। मतलब होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में बात आई? अरे बोलिए ना। यस सर। ये रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट। अब देखिए इसमें आप कोई डायरेक्शन मान, चलिए ये डायरेक्शन मान लीजिए आप, तो देखिए इस डायरेक्शन को ए बी मान लीजिए, तो इस डायरेक्शन में देखिएगा आपको या तो डॉट डॉट है या क्रॉस क्रॉस है। अब देखिए इस डायरेक्शन को मान लीजिएगा डॉट क्रॉस है, तो देखिए ए इस सी डी में, तो देखिए ए से बी आने में एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। अरे बोलिए। Yes, और sir. सी डी जाने में डॉट क्रॉस है। तो देखिए रेगुलर ऑर्डरली तो है, लेकिन हर डायरेक्शन में पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट है। जब पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हर डायरेक्शन में अलग अलग होगी। मतलब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इस तरफ जो डेंसिटी होगी और इस तरफ की जो डेंसिटी होगी वो दोनों अलग अलग होगी। ये कहने का मतलब है। डायमंड देखते हैं, डायमंड के अंदर विद इन द डायमंड लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होता है सरफेस का और अंदर का। अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा। ये मेघना, मरियम, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सबा, यस सर। यस हेलो, यस सर। गुड। तो इसलिए इसको एनिसोट्रॉपिक कहते हैं। तो एनिसोट्रॉपिक का मतलब हुआ जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में अलग अलग होगी। ठीक है। दूसरा बात तो आप जानती हैं, चाहे शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए इसका कूलिंग कर्व स्मूथ नहीं। कूलिंग कर्व का मतलब सुनिए, जैसे आपने पॉलीथीन को जलाते हुए बचपन में देखा होगा, पॉलीथीन को जब जलाते तो टेढ़े मेरे अंदाज में जलता है। हाँ या ना जल्दी बताओ। यस सर। हाँ,
अब देखो Yes, दो sir. ग्राफ देखो, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ दोनों का देखो। ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ का मतलब बताओ क्या हुआ, टाइम के साथ साथ टेम्परेचर चेंज कर रहा है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. इससे ये साबित हुआ कि इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है, फिक्स नहीं है। क्यों? इरेगुलर अरेंजमेंट है, ये अमॉर्फस सॉलिड हुआ, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, टेढ़े मेरे अंदाज में जलता है ये। और इसका देखो इस तरह स्मूथ नहीं है। जैसे तुम सॉलिड को, मेल्ट का मतलब होता है लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो सॉलिड एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, टेम्परेचर घटा, धड़ाक से जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो तुम चेक कर लो सॉलिड से लिक्विड जाते टाइम में टेम्परेचर फिक्स्ड है कि नहीं, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर फिक्स्ड है कि Yes, नहीं। sir. हाँ, अरे बोलो ना सारे लोग। हाँ, Yes, sir. तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ। एनी प्रॉब्लम? तो चलिए, तो ये मैंने आपको क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के बारे में बताया, दोनों को एक साथ समझा दिया। बताइए आया समझ में? हाँ, ये बहुत आसान है ये वाला टॉपिक। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये देखिए, इस पूरे चैप्टर में देखिए, अमॉर्फस सॉलिड को तो नहीं पढ़ना। अमॉर्फस सॉलिड सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, समझा कि नहीं, सूडो सॉलिड होता है, एक्चुअल सॉलिड नहीं है। तो अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरह का होता है। एक को कहते हैं कोवेलेंट सॉलिड, और से सुनिए, सब लिखा हुआ है, अच्छा आप सब ये आसान है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, हम जहां से पढ़ाएंगे वो मैं बताऊंगा आपको। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, और एक होता है मेटालिक सॉलिड। ये चार तरह का सॉलिड होता है। सबसे पहली बात आइए मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर सॉलिड के नाम से साबित है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होगा। बताओ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होगा, जल्दी बताइए हाँ या ना। हाँ, जैसे देखिए सॉलिड I2, तो देखिए I2 है, I2 मॉलिक्यूल है, बहुत सारे I2 हैं, बहुत सारे I2 हैं। सॉलिड HCl, ये भी HCl, लेकिन देखो केमिस्ट्री में ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ये है पोलर मॉलिक्यूल और ये है नॉन पोलर। इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड दो तरह का होता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा या हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसे मिसाल के तौर पर सॉलिड HCl मॉलिक्यूल है, हम कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम पूछे तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सॉलिड NH3, देखिए ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये भी पोलर है, लेकिन यहाँ बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड NHO NH HF सब पढ़ चुके हो ना, बोलो ना यार, ये तो बेसिक बातें सब है। अरे बोलो। तो केमिस्ट्री में जहां भी पोलर मॉलिक्यूल होगा उसमें दो ही इंटरेक्शन हो सकता है, डाइपोल डाइपोल या हाइड्रोजन बॉन्ड। HO NH HF के अलावा जो भी पोलर होगा उसमें डाइपोल डाइपोल होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? सब अच्छे से लिखा हुआ है, कोई बोल ही नहीं रहा है हाँ या ना। Yes, Yes, sir. नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये सब आप केमिकल बॉन्ड में पढ़ चुके हैं 11th में, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे वीक, जिसको कहते हैं डिस्पर्जन फोर्स, लंदन्स फोर्स। डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड आर टू टाइप्स, हाँ, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर। अब आइए कोवेलेंट सॉलिड जो है, कोवेलेंट सॉलिड क्या कैसे पहचानेंगे? तो कोवेलेंट सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन मेटल एटम होता है, और जानते हैं ये चेन से जुड़ा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन नेटवर्क फॉर्म में होता है, इसलिए सबसे हार्ड सॉलिड है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसी की होगी। और जो मुझसे पी ब्लॉक पढ़ चुके हैं, मेल्टिंग पॉइंट को चेक करने के लिए मैंने 3 आइडिया दिया था, चेक करो, या तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, या तो चेक करो कि वो मेटालिक सॉलिड है, या तीसरा क्या बताया था, नेटवर्क सॉलिड है। याद आया? याद आया किस? और सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाँ नेटवर्क का होता था, उसके बाद मेटालिक का होता था, उसके बाद मॉलिक्यूलर का होता है। याद आया हाँ या ना? Yes, sir. यही चीजें यही चीजें यहाँ भी होंगी। कोवेलेंट सॉलिड जो होता है नॉन मेटल एटम से है, लेकिन चेन, जैसे डायमंड चेन के फॉर्म में, देखिए कार्बन 4 है, 4 से कनेक्टेड, फिर ये फर्दर 4 से कनेक्टेड है, फर्दर ये 4 से कनेक्टेड है, चलता रहेगा चेन। SiO2 क्वार्ट्ज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, चलता रहेगा। तो ये कोवेलेंट सॉलिड में नेटवर्क सॉलिड होता है, बहुत ही हार्ड सॉलिड होता है, समझे। इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं करता, ये सब वगैरह। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कोवेलेंट, ये पूछ सकता है, ग्रेफाइट कोवेलेंट सॉलिड तो है लेकिन सॉफ्ट है,
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पूछ सकता है कौन ऐसा कोवेलेंट सॉलिड है जो कंडक्ट भी हो करता हो और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करता हो, सॉफ्ट भी हो, वो है कहिएगा ग्रेफाइट। बाकी तमाम कोवेलेंट सॉलिड बहुत ही हार्ड होता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, नेटवर्क के फॉर्म में इसकी बॉन्डिंग होती है। समझा कि नहीं? एक ग्रेफाइट को छोड़कर। बताइए सबको, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। बोलिए Yes, ना। sir. हाँ, Yes, अब sir. आप उसके बाद आपके पास आयनिक सॉलिड है, तो आयनिक सॉलिड तो नाम ही से साबित है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन होगा और बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड को तो सब समझ सकता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच की बॉन्डिंग। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, और sir. मेटालिक सॉलिड को कौन नहीं पहचानेंगे? मेटालिक सॉलिड को तो अंधे भी समझाएंगे, ऑल मेटल और मेटालिक सॉलिड होता है, इसमें मेटालिक बॉन्ड होता है। बोलिए, आया समझ में? यस। Yes. Yes, sir. चलिए अब हम आपको अब ये देखिए, ये चैप्टर 3 डायमेंशनली है, इसलिए ये चूंकि थ्योरी था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा, मैं कहा कि टाइम बच जाएगा, तो किसी को कोई बुरा तो नहीं लगा? लिख नोट्स को कर लिया? अब देखिए, अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा बाकी चीजें। अब आइए टॉपिक डालिए, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, जहां तक आपने नोट्स तैयार किया उसी के आगे लिखिए, अगर लिख चुके हैं तो लिखिए। इस डिफरेंट टर्म्स related to crystalline solid। अब लिखना शुरू करें। इसमें भी 12th वालों को बहुत कम पढ़ना है, जहां उसमें सबसे पहला ये क्रिस्टलाइटिस। क्रिस्टलाइटिस इसको कहते हैं स्पेस लैटिस। पहले इसका डायग्राम बनाने आना चाहिए, जैसे जैसे मैं कहूँ उसी तरह डायग्राम बनाना। सुना सारे लोग? अरे बोलो ना। Yes, sir. हाँ, सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा अपने कॉपी पर, लाइन वाली कॉपी होगी तो लाइन से ही ड्रॉ करने में आसानी होगी, क्योंकि आप 3D चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले जैसे मैं कहूँ उसी तरह ये स्क्वायर हो गया, और गौर से सुनिए, ये पॉइंट को डार्क कीजिए कि आपको लगे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। कट सारे लोग इस तरह ड्रॉ कीजिए, तो सारे लोग। अरे मरियम, आप कहाँ चली गई थी? आ गई घूम के? जी सर। गुड। सारे लोग बनाइए, थोड़ा बड़ा बनाइएगा। अरे मोहसिन नाम के स्टूडेंट, यहाँ से समझ में आ रहा है यार? मोहसिन, जी सर। ये सैफ जो है रे, तुम कहाँ रहता है रे? पहले कह रहा था हम पूरा करेंगे, कभी आता कभी नहीं आता है। आ ही नहीं रहा था ये गधा। करना था तो पूरा करना था, मता हमको क्या है। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. चलिए अब Yes, सुनिए, sir. अब कैसे ड्रॉ करना, गौर से सुनिए। इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर, इस सब के सामने ये पॉइंट, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, समझा? इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, ये पहले पॉइंट दीजिए सारे लोग, पहले पॉइंट दीजिए। अरे तुम मैसेज डिलीट क्यों कर देता? अरे कल भी मैसेज भेजा था, डिलीट किया था, अभी भी क्यों मैसेज गाली उली भेजता है क्या रे मोहसिन? नहीं सर, वो किसी को और को भेज रहा था, आपको खुला हुआ था इसी वजह कल से चला। रात में भी तुम भेजा 11:08 PM पे, और अभी भी अरे सर, वही वो है। दिन का मैसेज है, वो 11 बजे, आप देखिए। नहीं, 2 दफा। अरे तुम, अरे क्या बात कर रहे? 2 दफा डिलीटेड है, एक रात में एक अभी। यस सर, एक ये तो अभी का है। हाँ तो फिर ये क्यों हो रहा है रे? एक दफा गलती होती है ना। लगता है तुम गाली उली भेज रहा है क्या मुझे तू? नहीं नहीं सर, ऐसा है सर, आप गलत सोच रहे हो। चलिए, यहाँ लिख लिया सारे लोग, यहाँ तक ड्रॉ कर लिया? बोलो। यस सर। Yes, sir. इस पॉइंट को तुम हाँ सॉरी, हाँ, इस पॉइंट को तुम हॉरिजॉन्टली मिलाओ और वर्टिकली भी मिलाओ, और कट पॉइंट को थोड़ा सा डार्क करना। इसको मिला दीजिए, देखिए अच्छे से।
अभी इसमें और बनेगा, अभी रुक जाइए, अभी तो ये पहला लेयर हुआ। तो देखो 4 क्यूब दिख रहा है, पहले बना लो। तुम्हें 4 क्यूब की तरह दिख रहा है? सारे लोग बताओ हाँ या ना। Yes, sir. आप एक Yes, मिनट, sir. हाँ देखो 3 डायमेंशनल है, मैं पूरी तरह हर जगह नहीं बनाऊंगा, अभी तुमको मैं इस तरह समझा रहा हूँ, अभी इसमें और बनाना है। रुकिए, पहले बना लिया, पहले हाँ या ना बताइए सारे लोग। बना लिया सर। Yes, sir. Yes, sir. अब सुनिए, हमें ये समझाना, चूंकि इतना बनाने में तो अब हर चैप्टर में, इस चैप्टर में टाइम लगेगा। आप ये समझिए, अपने रूम में बैठे हुए 4 कमरा समझिए, एक कमरा, उसके बगल में कमरा, उसके सामने, उसके इधर 2 के सामने, तो 4 कमरा दिखा? हाँ या ना जल्दी बताओ, मैं इसी तरह समझाऊंगा। 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा, बोलो हाँ या ना सारे लोग। अपने रूम, अपने रूम में, जिस रूम में बैठे हो इमेजिन करो, सामने, बगल में, बगल के सामने। बोलिए मरियम, समझ में आया? इमेजिन कर लिया? बोलो। Yes, sir. हाँ चलिए, वेरी गुड। अब सुनिए, इसमें भी और ड्रॉ करना है। इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर पॉइंट दीजिए सारे लोग। मैं ऐसी ड्राइंग सिखाऊंगा ना, क्या तुम आश्चर्य करोगे। देखो मैं तो, ये पॉइंट दो सेंटर में। दे दिए। अब देखो, सबको हॉरिजॉन्टली मिला दो, हॉरिजॉन्टली मिला दीजिए, वर्टिकली भी मिला दीजिए। यस, देखो बताओ कितना टिपिकल स्ट्रक्चर समझा दिया आराम से। बोलो बना लिया? अच्छा लग रहा है? जल्दी बताओ यार। यस सर, बहुत अच्छा लग रहा Yes, sir. है, ब्रिज लग रहा है सर। अब सुनो सारे Yes, लोग, बना लिए? अब सुनो, तुम क्या समझे? अभी जो 4 कमरा था, तो ये वाला ऊपर, इसके ऊपर भी एक कमरा आ गया, 5वां। दूसरे रूम के Yes. ऊपर भी बन गया, 2nd फ्लोर। अरे बोलो, इसके ऊपर भी देखो सारे लोग, इस तरह मैं समझाऊंगा। बोलो हाँ, 8 कमरा दिखा? अरे बोलो यार। Yes, हर sir. चारों, यस सर। हर चारों के ऊपर। अब इतना बनाने में, सॉलिड स्टेट में मुझे टाइम लगेगा, तो हम इस तरह तुम्हें समझाएंगे। और अपने समझ लो, अपने रूम के को रखो, इमेजिन करो रेफरेंस अपने रूम में, अपने रूम के सामने, अपने रूम के बगल, बगल के सामने, 4 हो गया। और हर चारों के ऊपर एक और है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. तो इसी Yes, को sir. हाँ, इसी, ये जो पॉइंट्स अब डार्क बनाए ना, यही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। देखो, द रेगुलर अरेंजमेंट, देखो जल्दी जल्दी, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट। चूंकि ये चैप्टर बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चों के टाइम में 12th में, पिछले साल इसको हटा दिया गया था पूरे चैप्टर को, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ। यहाँ देखें, द रेगुलर अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। तो स्पेस लैटिस में 8 का कंसेप्ट याद रखिए, सर ने कैसे समझाया। क्योंकि ये चैप्टर पूरा 3D है, शुरू में 3D में, और कल वाली क्लास सब मिस नहीं होनी चाहिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा। सुन लीजिए अच्छे से कान खोल के, आज वाली और कल वाली बेसिक बातें हैं। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. चलो अब सुनो, ये पूरा एक स्पेस लैटिस हो गया। अच्छी बात। तो क्या बताता है स्पेस लैटिस को? तुम अपने रूम के दीवार को समझो। दीवार क्या? दीवार इज द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स। तो बताओ, दीवार में ब्रिक्स के अरेंजमेंट, तो ब्रिक्स रिपीटिंग यूनिट हुई कि नहीं? ब्रिक्स लगातार, इसको रिपीटिंग यूनिट कहेंगे कि नहीं? दीवार का, दीवार किससे मिलकर बना है? ब्रिक्स से, हाँ या ना? Yes, sir. उसी तरह Yes, sir. ये पूरा स्पेस लैटिस किससे बना है? तो बताओ, ये स्पेस लैटिस क्यूब इस तरह के स्ट्रक्चर से मिलके बना है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, यही रिपीटिंग यूनिट होगी कि नहीं? अरे बोलो यार, हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, तो इस रिपीटिंग यूनिट्स को हम कहते हैं यूनिट सेल। क्या कहते हैं बताओ? यूनिट सेल। स्पेस लैटिस का जो रिपीटिंग यूनिट्स हुआ, वो हुआ यूनिट सेल। जैसे दीवार का रिपीटिंग यूनिट्स ब्रिक्स हुआ, तो देखो दूसरा टर्म्स लिखो, यूनिट सेल। बोलो आया समझ में, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes. Yes, sir. तो Yes, लिखो sir. द 3 हाँ, the smallest 3-dimensional repeating units, the smallest 3-dimensional repeating units, repeating units
ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम की रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो मैं 1 मिनट सुनो सारे लोग, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सुनो 1 मिनट, ये यूनिट सेल है, ये दिख रहा है क्यूब है भाई। 1 मिनट रुको, मेरा ध्यान दे रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, सुनो प्लीज यार। ये यूनिट सेल हुआ। Yes, sir. हाँ अब सुनो, मैं बनाऊंगा एक, बनेगा एक, दिमाग में रखना 8, इसके बगल में भी है हर के, ये चीज याद रखनी है। हम अब बनाएंगे एक और माइंड में रखेंगे 8 को, जैसे मैंने अभी समझाया है। अरे आपके रूम का एग्जांपल दिया है ना अभी मैंने इस तरह का, अरे बोलो ना हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बनाएंगे एक, अब माइंड में वही सब बात रखनी है कि बगल में है, बगल के आगे है, हर के ऊपर है। सुना, बनाया जाएगा एक ही, एक को बनाकर इमेजिन करना है सॉलिड स्टेट में, एक को समझ के पूरा इमेजिन करना है। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हो। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ ये याद रखिए, यही यूनिट सेल है, लिखिए। तो रिपीटिंग यूनिट्स को हम यूनिट सेल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। Yes, sir. थैंक यू। ये सना फायसा कौन है? जामिया वाली हैं, समझ में आ रहा है इनको? हेलो पीएचडी स्कॉलर। अब आइए कि भाई यूनिट सेल जो है वो 2 तरह का होता है। टॉपिक डालो। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ये बिहारी 2 तरह का होता है। पहला सिंपल यूनिट सेल। कौन सा यूनिट सेल? जल्दी बताओ सारे लोग। Simple unit. Simple unit. which is also called basic unit cell, which is also called primitive unit cell। जल्दी जल्दी लिखो, बहुत आसान सब है ये। तो कोई क्या, ये क्या होता है तो लिखो, इन दिस यूनिट सेल particles are present at each corner, particles are present at each corner। मतलब हुआ कि ये आपका यूनिट सेल है, ये आपका यूनिट सेल है और इसमें पार्टिकल जो है हर कॉर्नर पर है, हर कॉर्नर पर है। सुना सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, ये sir. हुआ सिंपल यूनिट सेल। डिड यू अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. अब देखो दूसरा टाइप है बिहारी लोग, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। In this unit cell, particles are present at other position in addition to corner, in addition to corner। मतलब कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन पर। तो सर वो अदर पोजीशन क्या है वो हम बताएंगे। तो कोई भी पूछे, यूनिट सेल 2 तरह का होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव का मतलब कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन पर भी है, समझा? दैट द रीजन नॉन प्रिमिटिव जो होता है वो 3 तरह का, अदर पोजीशन के बेसिस पर, कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन पर भी होता है। एक होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें कॉर्नर के अलावा फेसेस के सेंटर पर होगा, वो लिखाया जाएगा आपको। एक होता है बॉडी सेंटर्ड, कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पर होगा। तीसरा होता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर की डिफिनेशन लिखवा देता हूँ, क्योंकि एंड सेंटर ज्यादा डिस्कशन नहीं है। एंड सेंटर की डिफिनेशन तो है, बाकी इस पर कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है आपको।
फेस सेंटर बॉडी सेंटर की बातें आगे होंगी। तो बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? No, sir. No, sir. No. लिख लिया सारे लोगों ने? लिख लिया ये? अरे ये मोहसिन नाम का लड़का लिख रहा है कि नहीं यार? लिख रहा हूँ सर। हाँ लिखिए लिखिए जल्दी। लिख लिया सर। थैंक यू वेरी मच। देखिए एंड सेंटर जो लिखा है ना आपने लास्ट में, उसी के नीचे एंड सेंटर के नीचे डिफिनेशन इसके इसलिए दिखा देता हूँ क्योंकि आगे दोबारा डिस्कशन नहीं आएगा, बाकी चीजें दोबारा आएगी इसलिए उसको अच्छे से लिखाया जाएगा आपको। इन दिस यूनिट सेल एंड सेंटर में क्या होता है? इन दिस यूनिट सेल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर as well as at the center of two opposite faces, इसलिए नाम पड़ा एंड। एट द सेंटर ऑफ टू, जैसे आपके रूप में छह दीवार होगी, 4 दीवार, ऊपर छत और नीचे फर्श, 6 फेसेस दिख रहा है ना आपके रूम में? अरे रूम में बैठे हो कि आंगन में बैठे हो बिहारी लोग? रूम में। हाँ रूम में एट द सर। सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस, वही है, इसको हम एंड सेंटर कहते हैं। मतलब अगर डायग्राम से समझो तो हर कॉर्नर पर तो होगा, इसलिए इसको नॉन प्रिमिटिव कहा गया। कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन, तो यही अदर पोजीशन के बेस पर नॉन। ओवरऑल देखो 4 हो गया। ओवरऑल तुम देखोगे तो यूनिट सेल 4 हो गया ना, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर। बोलो सब कुछ मिला दें तो 4 हो गया ना? बोलो एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, 2 अपोजिट फेसेस। कोई 2 अपोजिट फेसेस ले लो जिसको हम एंड सेंटर कहते हैं। बोलो आया सबको समझ में? हाँ या ना? जल्दी बोलो हेलो एवरीवन। Yes. वेरी गुड। अब देखो अब जो बातें आएंगी, अच्छा बताओ ये किस तरह दिख रहा है? ये क्यूब की तरह दिख रहा है कि नहीं ये यूनिट सेल? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा अब सुने, अब ये क्यूब बेसिकली है या नहीं कोई ठीक नहीं है। यूनिट सेल क्यूब के अलावा भी होता है बहुत सारे। देखो और से सुना, बस सब चीजें आएंगी कि जैसे इसकी मिसाल ये लो कि जैसे तुम पढ़ते हो स्क्वायर और रेक्टेंगल, दोनों दिखने में सेम है, तो कोई कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? ए इज इक्वल टू बी एंगल 90 डिग्री तो हम स्क्वायर कहेंगे, ए नॉट इज इक्वल टू बी एंगल 90 डिग्री होगी तो रेक्टेंगल कहेंगे। हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली यूनिट सेल को भी मेजरमेंट के लिहाज से ऑन द बेसिस ऑफ ए, जैसे ये मैंने बनाया, ये क्यूब नहीं है, ये सिर्फ क्यूब नहीं हो सकता, क्यूब के अलावा बहुत सारी बातें दिखने में सेम है। जैसे कोई क्या ये और ये दोनों स्क्वायर रेक्टेंगल बनाने में एक ही तरह का लगता है, तो उसी तरह यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए एज लेंथ और एंगल के बेसिस पर there are 7 crystal system. There are 7 crystal system in 3D. 7 crystal system. समझ में बात आ रही है कि नहीं? तो देखो टॉपिक डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। अरे मेरी बात समझ में आ रही ना मेरे बाबू? अब तक आपने यूनिट सेल किस लिहाज से पढ़ा? किस लिहाज से पढ़ा? पार्टिकल की पोजीशन सिर्फ कॉर्नर पर होगा, प्रिमिटिव। अब वो प्रिमिटिव क्या है? क्यूबिक है कि रोम्बोहेड्रल है कि ट्राइक्लिनिक है? ये नहीं पढ़ा आपने। अभी आपने सिर्फ पढ़ा कि 4 यूनिट सेल हैं पोजीशन के बेसिस पर। अब ये जो सिंपल है, क्या ये क्यूबिक है कि ट्राइक्लिनिक है कि मोनोक्लिनिक? ये कौन डिसाइड करेगा? मोनोक्लिनिक का क्यूबिक दिखने में एक ही तरह का लगता है, रोम्बोहेड्रल और क्यूबिक वो भी एक ही तरह का दिखने में लगता है। इसको डिसाइड करेगा कौन? इसको डिसाइड करेगा एंगल और एज लेंथ। Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, There sir. are 2 parameters which characterize the unit cell. Which characterize the unit cell. उसका नाम है, एक का नाम है axial length
which is also called edge length. चूंकि 3D है तो एज लेंथ क्या होगा? ABC। दूसरा है एक्सियल एंगल, अल्फा बीटा गामा, इसके बेसिस पर डिसाइड होगा। ये सुन लें आप, जो अभी हम लोगों ने यूनिट सेल बनाया वो क्यूबिक भी हो सकता, बहुत सारी सिस्टम हो सकती हैं। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, गवाही दें। Yes, sir. अरे ये सैफ नाम के स्टूडेंट को कुछ आ रहा है कि नहीं? कुछ क्यों नहीं कमेंट कर रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है कुछ? सैफ, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब देखिए, वही है, जैसे मिसाल के तौर पर, अच्छा ये मान लिया कि ये आपका यूनिट सेल है जो अभी मैंने बनाया, इस तरह का 7 क्रिस्टल सिस्टम हो सकता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर कॉर्नर पर रख दिया, तो ये प्रिमिटिव, तो ये प्रिमिटिव में कौन सा है? क्यूबिक है कि रोम्बो? कौन सा है? कौन डिसाइड करेगा? तो ये एज लेंथ डिसाइड करेगा। तो गौर से सुनिए अच्छे से, तो यही एज लेंथ है ए बी सी। दिस इज एंगल अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। तो गौर से सुनिए, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of these parameter, these का मतलब पैरामीटर का मतलब यही एज लेंथ, these parameter there are 7 crystal system, there are 7 crystal system in 3D। अब उसको याद रखने का तरीका जो मैं सिखाऊंगा, 2 तरीका है। लेमन जूस वाले को मैं दूसरा बताया था और रसगुल्ला वाले को मैं आज दूसरा बताऊंगा। ओके, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो यार। So there are 7 crystal system on the basis of these parameter, there are 7 crystal system in 3D। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एग्जाम वो टॉपिक ऑब्जेक्टिव में ये सब आता है। बोलो आगे बढ़े, तो कितना क्रिस्टल सिस्टम है 3D में? 7. 7 को कैसे कैरेक्टराइज किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ Axial length and axial length. हाँ, तो देखो एक बात सुनो, हाँ गौर से सुनो अच्छे से। 2 तरीका है, शॉर्ट ट्रिक्स, मैं दोनों बताने की कोशिश करूंगा। और एक्सियल लेंथ, जैसे अब सातों की एक्सियल लेंथ कैसे याद रखे? ए किसमें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, किसमें तीनों लेंथ बराबर नहीं है, किसमें 2 लेंथ। इसको याद रखने के लिए आसान एक वर्ड है, ये इतना अच्छा सेंटेंस है, आप इसी पर आपको मिल जाएगा। एक दूसरा तरीका भी है, ये भी मैं है, तो मैं अलग अलग हर बैच में पढ़ाता हूँ। और से सुने, इसको एक वर्ड याद रखिए, इससे आप मेरे इस लैंग्वेज से आप सेटिस्फाइड भी होंगे। हर घर की माएँ जो होती, हर लोगों की माएँ जो होती हैं, क्यूट आवर मदर, सही वर्ड लिखा कि नहीं? बोलो, हर लोगों की माँ क्यूट होती है कि नहीं? जल्दी बोलो ना Yes, sir. यार, क्यूट आवर Yes, मदर। sir. Yes, sir. ये क्यूट आवर मदर में पूरा 7 क्रिस्टल सिस्टम है। और एक्सियल लेंथ को याद रखना है तो ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। क्यूट में हम क्यू लेंगे, टीई लेंगे, आवर में हम ओ लेंगे, 3 हो गया, एमओ लेंगे, टी लेंगे, एच ई लेंगे और आर लेंगे। तो क्या हो गया? देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्यूब का मतलब हो गया ना क्यूबिक। क्या वर्ड हो गया? जल्दी बताइए। क्यूबिक। अरे बोलो ना। टीई का मतलब हो गया टेट्रागोनल। क्या याद हो गया? टेट्रागोनल। ओ का मतलब हो गया ऑर्थोरोम्बिक। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हो, क्या याद हो गया? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक भी क्या है? यूनिट सेल है, क्रिस्टल सिस्टम है ये। कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes. एमओ का मतलब हो गया मोनोक्लिनिक। ये जो केवल टी है, केवल टी ट्राइक्लिनिक, इसलिए याद रखिए टीई टेट्रा, ये केवल टी ट्राइक्लिनिक। अभी लिखना नहीं है। अब देखो एच ई का फुल फॉर्म हेक्सागोनल, इसलिए नाम है एच ई, हेक्सागोनल। और आर का मतलब रोम्बोहेड्रल। ये 8, ये 7। अब 7 क्रिस्टल सिस्टम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो ये पोजीशन नहीं बताएगा ये कॉर्नर पर है, ना 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 ना, ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ।
तो क्यूट आवर मदर, आप सुने अच्छे से, लिखना गुनाह है तो गौर से सुनिए। ये आपका क्रिस्टल सिस्टम है, ये आपका एक्सियल लेंथ है और आपके एंगल है। कैसे याद रखेंगे? देखो, एक्सियल लेंथ के लिए सीक्वेंस जरूरी है, क्यूट आवर मदर। उस सीक्वेंस में एक भी गड़बड़ आएगा तो डेफिनेशन, तो फिर वो शॉर्ट ट्रिक्स काम कहीं नहीं करेगा। आज को मैं आसानी से, देखो क्यूट में पहला क्या लिखा है मैंने, बताओ क्यूट में पहला क्या है, जल्दी बताओ। क्यूबिक। Cubic. Cubic. उसके बाद टीई का मतलब जल्दी रिपीट करो, क्या था? टेट्रागोनल। Tetragonal. टेट्रागोनल। वेरी गुड। तो क्यूट का मतलब क्यूट, ऐसे याद हो गया। आवर में सिर्फ ओ है, क्या याद रखोगे? ऑर्थो, अरे बोलो ना रे, मदरसा की तरह पढ़ो ना, क्या? ऑर्थोरोम्बिक। आवर, क्यूट आवर। मदर, मदर में 4, अब देखो 3 हो गया, अब 4 बचा। मदर, एमओ, एमओ का फुल फॉर्म बताओ। मोनो क्लिनिक। वेरी गुड, मोनो क्लिनिक हो गया एमओ का मतलब। क्लीन, हाँ, मदर, मदर। ई का मतलब बोलो। Triclinic. हाँ, मदर, मदर, ट्राई क्लिनिक। वेरी गुड। मदर में एच ई का फुल फॉर्म बोलो। हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। लास्ट में क्या लिखोगे? रोम्बोहेड्रॉइड। तो इसको याद रखने का ट्रिक्स, एक्सियल लेंथ कैसे याद रखो? बताओ, टॉप में कौन है? अरे टॉप में कौन है? Cubic. क्यूबिक। तो तुम क्या कर दो, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल, तीनों लेंथ बराबर, ठीक। लास्ट में कौन है यहाँ? Rhombohedron. इसकी भी तीनों लेंथ बराबर। याद रखने का ट्रिक्स कि क्यूट आवर मदर में क्यूब का भी एक्सियल लेंथ बराबर, और लास्ट में आर है तो उसकी भी एक्सियल लेंथ तमाम बराबर। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया? क्यूट में क्यूब टॉप पर है, टॉप वाले का भी पूरी लेंथ बराबर, अब बॉटम वाले का भी पूरी लेंथ बराबर। बोलो याद रहेगा हाँ या ना, जल्दी बता दो। Yes. ठीक, अब आओ, Yes, sir. टॉप से सेकंड कौन है? टॉप से सेकंड कौन है, जल्दी बताओ। Tetragonal. तो देखो याद रखने का, इसमें 2 लेंथ बराबर करो, तीसरी लेंथ बराबर नहीं है। अब बताओ, लास्ट से सेकंड लास्ट कौन है? सेकंड लास्ट कौन है बताओ? Hexagonal. तो इसमें भी 2 लेंथ बराबर है, तीसरी बराबर। याद रखने का ट्रिक समझ में आया? अरे बोलो ना यार, कोई बोल ही नहीं रहे मेरे भाई। Yes, बोलो sir. बोलो। तो देखो, टॉप में भी, टॉप में तमाम लेंथ बराबर, बॉटम में तमाम लेंथ बराबर। टॉप से सेकंड 2 लेंथ बराबर, एक बराबर नहीं, और लास्ट से सेकंड 1। अब बाकी कितना बच गया, जल्दी बताओ, अब कितना बच गया? 3. 3। तो बस शॉर्ट ट्रिक, तीनों की लेंथ बराबर नहीं। आए है, याद रहेगा? बोलो ना यार, तीनों आपस में बराबर नहीं। हेलो, चेक कर लो, यही आंसर। कोई रट्टू मल की तरह नहीं पढ़ना है आपको भाई। बोलो आया सबको? क्यूट आवा माजा। तो ये सीक्वेंस जरूरी है कि क्यूट में क्यू पहले है, टीई है, इस तरह याद रखना है। क्यूट 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 आवर मादा, पहले में तमाम लेंथ बराबर, नीचे में तमाम लेंथ बराबर। टॉप से सेकंड 2 लाइन बराबर, तीसरा नहीं, इसलिए लास्ट से सेकंड लास्ट दोनों, बाकी जो बचा तीनों लेंथ बराबर नहीं। बोलो हाँ, याद रहेगा? बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. अब आओ एंगल। एंगल में सीक्वेंस जरूरी नहीं। एंगल में क्या है, तुम 9th ये बचपन में पढ़े होगे, कॉट माने 4 पाई, पढ़े हो 4 पाई? कॉट माने Yes, 4 sir. पाई, ठीक है। चारपाई जो होती है उसमें 4 पौवा लगा रहता है ना, पौवा कहते हैं ना, 4 पौवा लगा Yes, रहता sir. है। Yes. हाँ, अब बताओ, चारों पौवा की लेंथ बराबर एग्जैक्टली 90 डिग्री होती है ना? बोलो Yes, ऐसा। sir. Yes, sir. तो बस याद रखने का तरीका, कॉट में, कॉट का मतलब सी क्यूबिक, ओ ऑर्थोरोम्बिक, टी का मतलब टेट्रागोनल, तीनों में एंगल बराबर और 90 डिग्री। कॉट माने 4 पाई, तो कॉट माने 4 पाई, तो कॉट का क्यूबिक अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। देखो टेट्रागोनल भी इसी में आ गया, अल्फा बीटा गामा 90, और ओ भी इसी में आ गया, अल्फा बीटा गामा 90। देखो तीनों की डिफिनेशन अलग अलग आए कि नहीं? देखो यहाँ तीनों की लेंथ बराबर, एंगल 90 डिग्री। देखो तीनों क्रिस्टल सिस्टम की डिफिनेशन अलग अलग आए कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। डिफिनेशन कौन डिसाइड करेगा? लेंथ और एंगल मिलकर, लेंथ और एंगल मिलकर। बताओ तीनों की डिफिनेशन अलग अलग है कि नहीं? अरे यार बोलो ना Yes, sir. यार। Yes, हाँ, sir.
सबको लिखने का तरीका वही होगा, सब दिखने में क्यूब लगेगा जैसा रेक्टेंगल। तो कॉट माने चारपाई, तीनों की एंगल बराबर और 90 डिग्री। बताओ आया सबको समझ में? आया ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. आपको यही सब क्वेश्चन तो देगा, कहेगा A is equal to B is equal to C है, अल्फा बीटा गामा लिख देगा। कहेगा बताओ कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है, तो आप कहेगा क्यूबिक। अब कोई जरूरी नहीं कि A is equal to लिख देगा। देखो एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लिख देगा A is equal to 0.2 एंगस्ट्रॉम और B is equal to लिख देगा 0.12 एंगस्ट्रॉम और C लिख देगा 0.35 एंग। इसका क्या मतलब हुआ? A is equal to B not is equal to C है कि नहीं? जल्दी बोलो, मतलब हुआ कि नहीं? अरे बोलो ना, हेलो। Yes, sir. है तो Yes, तुमको sir. हाँ, तो तुमको ऐसे दे देगा। मान लो फिर से समझते हैं, तुमको देगा 3 एंगस्ट्रॉम, बी दे देगा 3 एंगस्ट्रॉम और सी दे देगा 5 एंगस्ट्रॉम और फिर दे देगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90। कहेगा विच टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, तो देख लेंगे A इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू। अरे ये तो टेट्रागोनल की तरह लग रहा है। हेलो देखो ना, देखो ना लग रहा है ना टेट्रागोनल। अरे बोलो Yes, sir. वो जानबूझ के कंफ्यूज करेगा कि आप बच्चे तो इस तरह रटते हो तो उनके दिमाग में नहीं आता हाँ सर ने ये बताया था। वो क्या करेगा, लेंथ के फॉर्म में दे देगा। स्टूडेंट समझेगा क्या न्यूमेरिकल दे रहा है भाई, तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। बातें वही है, वो डायरेक्ट ए सेकंड ऐसे भी दे सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि ए सेकंड टू बी सेकंड टू नॉट ए सेकंड टू, वो वैल्यू पुट करके सोचे दे देगा। बोलो आया सबको समझ में? बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब आओ देखो Yes. मोनोक्लिनिक को कैसे याद रखोगे। मोनोक्लिनिक का मतलब हुआ एक आदमी बीमार है, क्लिनिक का मतलब हॉस्पिटल है, मोनो का मतलब एक बीमार का मतलब हुआ कि दो 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि सब में 90 डिग्री का ही रेफरेंस लेना है। समझ में आए? मोनोक्लिनिक का क्या मतलब हुआ? बोलो सारे लोग, क्या मतलब हुआ? बोलो। एक बीमार है, एक बीमार का मतलब हुआ एक एंगल 90 नहीं है, बाकी दो 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना? सबको समझ में आया? अरे बोलो Yes, यार। sir. Yes. अच्छा ट्राई क्लिनिक का क्या मतलब होगा? बोलो। तीनों बीमार है। हेलो यस सर, तीनों Yes, बीमार sir. सर यहाँ तीनों- बीटा आएगा। कोई जरूरी नहीं। अच्छा हाँ यहाँ बीटा आ जाएगा, हाँ वेरी गुड, हाँ यहाँ गामा लिख दिया था। अब देखो ट्राइक्लिनिक का तीनों बीमार है, तीनों बीमार का मतलब तीनों आपस में ना बराबर है ना 90 डिग्री है। वो घर पूरा घर बर्बाद हो गया बेचारा। अभी है ना, मान लो उस घर में 3 आदमी, तीनों को हो गया कोरोना, तो परेशान हो गया ना तीनों कोरोना को। तो भाई अल्फा बीटा गामा ना बराबर है ना 90 डिग्री, याद रहेगा तीनों बीमार। अरे यार यस सर। अच्छा हेक्सागोनल का बस तुम्हें याद रखना, हेक्सागोनल ये यूनिट सेल से अलग है, समझा कि नहीं? यही एक ऐसा है जो हेक्सागोनल है ना, वो इन सब से अलग स्ट्रक्चर है। तो हेक्सागोनल में दो एंगल 90 डिग्री होगी और एक 120। तो याद रखने का तरीका, जब भी तुम्हें क्रिस्टल सिस्टम में क्या ये कौन सा है, अगर एक 120 आ जाए तो आंख बंद करके बोलना है कि वो हेक्सागोनल ही होगा, बाकी में 90 का चक्कर रहेगा, 90 होगा 90 नहीं होगा। जिस सातों में एक हेक्सागोनल ही ऐसा है जिसमें एक 120 डिग्री है। बोलो आया सबको समझ में? हाँ या ना? यस सर। तो इस तरह का कभी भी डिफिनेशन रहेगा तो आंख बंद करके हेक्सागोनल टिक मारना है। अब देखो रोम्बोहेड्रल को कैसे याद रखो। रोम्बोहेड्रल का मतलब है आर है, आर का मतलब है रो रहा है, चिल्ला रहा है, अफसोस कर रहा है। क्यों अफसोस कर रहा है? ये अफसोस इस बात का कर रहा है कि हम बराबर तो हैं लेकिन 90 नहीं है। कहते हैं ना, जैसे आप भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ओह शिट ऐसा था, वही है, ये बराबर है, चिल्ला रहा हाँ, मैं बराबर हूँ और 90 नहीं हूँ। बोलिए आया समझ में? आर का मतलब रो रहा है, याद रहेगा। बोलो बराबर तो है लेकिन 90 नहीं है। बोलो आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। यस Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो बताओ एक्सियल लेंथ को याद रखने के लिए क्या सीक्वेंस है? बताओ फिर से, सीक्वेंस याद रखना है। क्यूट आवर मदर, क्यूट आवर मदर, मदर माँ के अंदर 4 बातें आ गई, माँ के अंदर 4 चीजें हैं। याद देखो सारी चीजें इसी में समा गई। माँ 4 चीजों को पाल रहा है। माँ मदर में 4 बातें आ गई। क्यूट में 2 और आवर में 1, 4 3 7। इस तरह का भी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। क्यूट आवर मदर, एक्सियल लेंथ भी डायरेक्ट रट गया, याद हो गया। क्यूट ऊपर वाले में पूरा लेंथ बराबर, नीचे वाले में पूरा बराबर, तो आर तो लास्ट में है, ये है बराबर। टेट्रागोनल में 2 बराबर 1 नहीं, और उसके बाद लास्ट वन रोम्बो से पहले हेक्सागोनल में 2 बराबर 1 बराबर नहीं।
बोलो, याद रहेगा सबको? हेलो एवरीवन। Yes, sir. चलिए, लिख लिया। तो ये था लिख- 7। लिख लिया भाई, ये मोहसिन नाम के स्टूडेंट लिखे यार। सर आपने कहा था कि अभी रुक जाओ, गुनाह अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, लिखो। गुनाह होगा बरेगा। Yes, sir. अरे ये मेघना नाम के स्टूडेंट को आ रहा है कि नहीं? चुपचाप क्यों बैठी रहती हैं भाई? ये शाम में तो क्लास करती ही नहीं है ये ना जी। मैसेज। अरे अब क्यों नहीं बोल रही है? समझ में आ रहा है? हेलो। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। ये फौजिया को नहीं आ रही है, एक जरा नहीं बोल रही है। अरे फौजिया, आपको आ रहा है कि नहीं? ये क्यों नहीं बोल रही है भाई? Yes, sir. आ रहा। अच्छा, आ रहा है, थैंक यू। और मदिया, हाय, आपको आ रहा है? Yes, sir. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स याद हुआ आपको? Yes. Yes, sir. गुड। ये शादान भी नहीं कुछ बोलता है। अरे शादान आ रहा है यार, शादान। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। अरे सबा को आ रहा, सबा? Yes, sir. आपके टाइम पे सॉलिड स्टेट था सिलेबस में? Yes, sir. था। माशाल्लाह, वेरी गुड। नबीला सूफिया के टाइम पे था? नहीं था? हाँ था शायद, नहीं था। लिख लिया? Yes, sir. अजीब सीबीएसई था। ग्रुप 15 और सॉलिड स्टेट हटा दिया था पिछले सेशन में। लिख लिया सारे लोग? इस दफा ऐड कर दिया तो केमिस्ट्री के रिड्यूस सिलेबस का कोई फायदा ही नहीं है। वहाँ केमिस्ट्री में जो इस सेशन में रिड्यूस किया वो आसान टॉपिक सब हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है केमिस्ट्री को। उतना ऐड हो गया। जैसे कोई है ना, तुमसे 10 रुपया छीन के 6 रुपया दे दे तो नुकसान है ना ने? अरे बोलो ना भाई। 15 का लेक्चर देख लो, कम से कम 15-16 लेक्चर बहुत बड़ा है उसको समझाने में। उसी तरह सॉलिड, बाकी तो पॉलीमर है 2 लेक्चर में हो गया, एवरीडे लाइफ है और मेटलर्जी, यही तो 2-3 चैप्टर पूरी तरह हटाया है। उतना आसान है कि वो 10 रुपया लेके तुम्हें 6 रुपया दे दिया है। अरे बोलो, आगे बढ़ें। Yes. Yes, sir. अब ध्यान दें, तो ये तो हो गया कि यूनिट सेल की बात। ये अमान, अरे तुम हाथ क्यों उठा रहे? अरे किंची हाथ वगैरह, कोई डाउट है क्या तुमको? अब ध्यान दें, तो यूनिट सेल 2 तरह का होता है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कॉर्नर पर होते हैं, नॉन प्रिमिटिव कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन पर होती हैं। अदर पोजीशन के बेसिस पर 3 तरह का होता है, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर। अब बात ये हुई कि भाई यूनिट सेल को कैरेक्टराइज कैसे करेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ और एंगल देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम को कैसे याद करेंगे वो भी बताया गया। अब आओ ब्रेवेस लैटिस। अब इसको मैं समझाता हूँ। ब्रेवेस एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया और इसको मैं ऐसे कॉमन लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसे समझो, अभी तुम क्या पढ़े? क्यूबिक पढ़े? हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्यूबिक एक क्रिस्टल सिस्टम है, बोलो ना हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब उसमें 3 वेरिएशन होगा। कौन? वही जो पढ़े, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर, ये 3 चीज पाया जाएगा। इसलिए सिंपल क्यूबिक सेल, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एससीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। वही जो मैंने कहा ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अभी तक पढ़ा था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में अभी पढ़ा, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में इसको शॉर्ट फॉर्म में बीसीसी कहते हैं। फेस सेंटर्ड इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। ये पूरा 19 से 9 पूरा न्यूमेरिकल यही तीनों पर है। तो ये वेरिएशन, इसी को कहते हैं ब्रेवेस। ब्रेवेस का मतलब, उन्होंने एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि 7 क्रिस्टल सिस्टम में
कितने वेरिएशन है? कि अब क्यूबिक जो क्रिस्टल सिस्टम हुआ उसमें सिंपल है, कौन सिस्टम पाया जाएगा, कौन सा वेरिएशन है? जैसे अभी आप पढ़ेंगे टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में 2 ही वेरिएशन होता है, सिंपल एंड क्या कहते हैं बॉडी सेंटर, ये होता है, 2 ही होता है। ये जो हम बुक में पढ़ते हैं ना एससीसी, ये बेसिकली क्यूबिक की वेरिएशन है। और एक वर्ड है सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल ऐसे लिखो तो समझो ये 7 में पाया जा रहा है, कुछ में क्यूबिक में भी हो सकता है, रोम्बोहेड्रल में भी हो सकता है, ट्राइक्लिनिक में भी हो सकता है, सब में हो सकता है। लेकिन जब एससीसी लिखे तो एससीसी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल, डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो, Yes, sir. तो एक चीज मैं ऐसे तो तुमको आ ही गया होगा, ब्रेवियस लैटिस से पहले ये लिख लो, इस 7 क्रिस्टल सिस्टम में मोस्ट सिमेट्रिकल तुम्हें कौन दिख रहा है, जल्दी बताओ। क्यूबिक। हाँ, वेरी गुड। हाँ, इसलिए पूरा न्यूमेरिकल इसी पर है, सिमेट्रिकल की न्यूमेरिकल करने में आसानी रहती है। अब मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन है? ट्राइक्लिनिक। यस। हाँ, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे, ये लिख लीजिए कहीं पर। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यूनिट सेल जो 4 हैं, समझा कि नहीं? वो तो 4 हैं। अब उन चारों में आपको ये याद रखना है कि ये चारों अब किसका वेरिएशन है। क्यूब में 3 वेरिएशन है, उसी तरह पढ़ेंगे, टोटल 14 है। आगे बढ़े, लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन। हाँ, तो मैं एक्चुअल लैंग्वेज लिखा देता हूँ कि कभी आप पढ़े ब्रेवियस लैटिस, ये समझ में, ये कंसेप्ट नहीं है, ये एक तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि देयर आर 14 3 डायमेंशनल लैटिसेस। मतलब मैं इसको इस तरह लैंग्वेज में, 3 डायमेंशनल का मतलब हुआ देयर आर 14 वेरिएशंस इन ऑल 7 क्रिस्टल सिस्टम, इन ऑल 7 क्रिस्टल सिस्टम कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस। ये मतलब हुआ। ये भी अपने आप में ऑब्जेक्टिव रखिएगा, अगर न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है क्यूबिक सिस्टम तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सिंपल भी है, बॉडी सेंटर भी है, फेस सेंटर भी है। अब पूछ भी सकता है हाउ मेनी वेरिएशन इन क्यूबिक सिस्टम, हाउ मेनी ब्रेवियस लैटिस इन क्यूबिक सिस्टम, तो देयर आर 3। एंड सेंटर क्यूबिक नहीं पाया जाएगा क्योंकि एंड सिमेट्रिकल नहीं है, एंड में कॉर्नर और 2 अपोजिट फेसेस है। क्यूबिक में एकदम सिमेट्रिकल चीजें हैं, चाहे सिंपल हो, चाहे बॉडी हो या फेस सेंटर हो। ब्रेवियस लैटिस सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन। यस सर। अब देखिए, तो क्यूबिक में 3 पाया जाएगा, कौन कौन 3 है बताइए? सिंपल, दूसरा बताइए बॉडी सेंटर्ड। अब जो नाम बोलेंगे क्या बोलेंगे बताओ? सिंपल, क्या वर्ड पूरा हो जाएगा आप बोलो? सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब तीसरा नाम फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो क्यूबिक में 3 ही वेरिएशन होता है, समझा? टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में 2, इसका नाम होगा सिंपल टेट्रागोनल यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड। क्यूट में ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा जिसमें चारों पाया जाता है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। चारों वेरिएशन है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इसलिए मैं लिखा रहा हूं कि ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। एंड सेंटर्ड पूछा जाएगा। 7 क्रिस्टल्स, कौन ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों वेरिएशन हो? तो ऑर्थोरोम्बिक। अब ऑर्थोरोम्बिक, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक की क्या डेफिनेशन हो? सिंपल कहना, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। एज लेंथ की वजह से क्या कहना है? जो एज लेंथ की वजह से डेफिनेशन हुई। बॉडी सेंटर ऑर्थोरोम्बिक की क्या डेफिनेशन होगी जो आपको बताएगी। लेकिन यहाँ बॉडी सेंटर क्यूबिक की क्या डेफिनेशन होगी? एज लेंथ के बेसिस पर A is equal to B is equal to C, अल्फा बीटा गामा, तीनों में यही रहेगी, समझा? डेफिनेशन पोजीशन की वजह से तो सेम रहेगी सब में, कि पार्टिकल कॉर्नर पर है, बॉडी सेंटर पर है, सिंपल में कॉर्नर पर है सिर्फ, फेस सेंटर में कॉर्नर के अलावा पोजीशन पर है। एज लेंथ और एंगल के बेसिस पर तीनों की डेफिनेशन सेम है। बोलो आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन, आ रहा है सबको? क्यूच आवर मदर। अब मदर में मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में 2 पाया जाएगा। मोनोक्लिनिक में सिंपल, तो फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल मोनोक्लिनिक और एंड सेंटर्ड। बस बाकी जो भी आएगा सब में एक एक पाया जाएगा। मोनो हो गया, मदर में अब कौन सा बच्चा? टी, ट्राइक्लिनिक।
ट्राइक्लिनिक में केवल एक सिंपल, हेक्सागोनल में केवल एक सिंपल, रोम्बोहेड्रल में केवल एक। ये अपने आप में वेरिएशन का क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपल। बोलो आया समझ में, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. चलो एक छोटा सा पॉइंट लिख के मैं खत्म करूंगा, और से सुनिए अच्छे से। लिख लिया? जल्दी बताइए। यस सर। अब देखो, इस चैप्टर का पूरा जो न्यूमेरिकल्स है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको क्यूब का पूरा डायमेंशन मालूम होना चाहिए। गौर से सुनो अच्छे से, लिखना नहीं है, देयर आर, लिखना नहीं है, देयर आर 8 कॉर्नर्स इन अ क्यूब। हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. अब सुनो, मैं वही अब समझाना चाह रहा हूं। आप 3 डायमेंशन को पढ़ रहे हैं। इधर सुनो सारे लोग, प्लीज इधर ध्यान दो। मैंने 4 कमरा पहले इस तरह बना के दिखाया था, बोलो हाँ या ना? 1 2 3 4 बना के दिखाया था, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, अभी मान लो ये कॉर्नर है, मान लो, तो बताओ ये कॉर्नर वाला जो एटम है, अभी बताओ, अभी बस ये कॉर्नर वाला कितने रूम के बीच में कॉमन है? चारों में कॉमन है कि नहीं? जल्दी Yes. बताओ, ये सारे लोग बताओ। और भाई Yes, ये sir. रूम, ये जो कॉर्नर है, चारों Yes, रूम sir. में कॉमन है कि नहीं? जल्दी बोलो ना यार। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लेकिन आपको मैंने क्या कहा था कि ये 4 है, आप 3D पढ़ रहे हैं। ऊपर 5वां रूम, 6ठा रूम, 7वां रूम, 8वां। अब बताओ ये कॉर्नर वाला 8 रूम में कॉमन हो गया कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes. Yes sir. Yes, sir. यस। Yes, sir. सुनो, देयर आर 8 कॉर्नर इन अ क्यूब, एंड सुनना अच्छे से, इट इज कॉमन फॉर 8 क्यूब्स। ये 8 क्यूब्स में कॉमन है। याद रखना आप क्यूबिक में, कॉर्नर वाला 8 क्यूब। देखो मैं एक बात बता रहा हूं, ये मान लो ये क्यूबिक है, अभी जो मैंने बनाया यूनिट सेल, ये क्यूबिक है, यहाँ कॉर्नर वाला है। तुमको लगेगा अरे एक ही यूनिट सेल है, नहीं, ये समझो 8 के बीच में कॉमन है। दिख रहा है अरे एक में, यही इमेजिन करना है आपको सॉलिड स्टेट में, समझ के याद कर लेना है। आपके पास एग्जाम में टाइम में, हाँ कॉर्नर है, कहाँ जाएगा? इधर दूसरा आदमी टिक मार के चला गया, बनाया जाएगा एक ये कॉर्नर, इमेज समझे, इसी में है, इसी में नहीं, ये 8 रूम के बीच में कॉमन है। अरे बोलो ना, आ रहा है सबको समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, बनाया जाए, इमेजिनेशन है ये चैप्टर। इट इज कॉमन फॉर 8 क्यूब्स। अब बताओ 8 क्यूब, तो बताओ कॉर्नर वाले का सिंगल रूम में क्या कंट्रीब्यूशन होगा? एक रूम में क्या कंट्रीब्यूशन होगा? 1/8. 1/8। बोलो आया सबको समझ में? अरे यार, हेलो। Yes, sir. 1 रुपया 8 आदमी के बीच में बांटना है, तो पर आदमी 1/8 ही ना आएगा। हेलो। Yes. Yes, sir. यही है एक्सप्लेन। मैं चाहता तो डायरेक्ट 1/8 लिखा देता, लेकिन कॉमन देखना है। कोई भी कहे 3D व्यूज है, कॉमन पॉइंट देखो, उसको उससे डिवाइड कर दो, एंड इट इज कॉमन 8 क्यूब है। हाँ ठीक है, इससे ये बात हो गया। देयर, यही ये समझ गए तो पूरा न्यूमेरिकल आपको समझने में आसान है। देयरफॉर इट्स कंट्रीब्यूशन, अरे मोहसिन नाम के स्टूडेंट को आ रहा है, इट्स कंट्रीब्यूशन जी सर। in a single cube is 1/8। अब डायरेक्ट याद रखना है कि कॉर्नर, सब लोग बड़ी दिक्कत है स्टूडेंट के साथ, तो सारे लोग बताओ, तुमसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? जल्दी बताओ, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8. 1/8. तो ये गलत क्वेश्चन है। 1/8 आपको कहना चाहिए सर कॉर्नर का, किसका? क्यूब का। हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 नहीं है, इसलिए इस चैप्टर आएगा आगे। हम लोग एक या कोई भी क्या कॉर्नर का कॉर्नर, आप क्रॉस क्वेश्चन करें कि आप क्यूब की बात कर रहे हैं तो क्यूब हेक्सागोनल 3D में है, उसके कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/6 कॉर्नर है, तो वो 6 सेल के बीच में कॉमन होगा, तो 1/6। तो आपको ये देखिए, इसलिए ये वर्ड सब लिखा है, क्योंकि हमारा पूरा न्यूमेरिकल की जान है क्यूब, उसके अलावा भी हेक्सागोनल वहां भी कॉर्नर आएगा। तो ये एक स्टूडेंट, ये मिसकंसेप्ट है। तो कॉर्नर का मतलब ये समझ, क्या ये कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है
किसके अंदर? क्यूब के अंदर। किसके अंदर? क्यूब के अंदर। अब सुनो, देयर आर इन अ क्यूब। चलो अपने रूम में तुम बताओ, दीवार कितने रूम के बीच में कॉमन है? जल्दी बताओ तो, दीवार कितने रूम के बीच में कॉमन है? दीवार कितने के बीच में कॉमन है? 2। इस रूम में बैठ रही हैं, कितने रूम के बीच में? मोहसिन, जी सर। एक दीवार कितने रूम के बीच में कॉमन है? ये बता ही नहीं सकता यार। दो। वेरी गुड। इट इज कॉमन फॉर 2 क्यूब्स। तो बताओ सिंगल क्यूब में क्या कंट्रीब्यूशन होगा? 1/2. यस यस। तो अब डायरेक्ट याद रखेंगे फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन। अब फेसेस का जनरली हर जगह 1/2 ही रहता है। फेसेस को चाहे हेक्सागोनल में भी फेस रहेगा तो 2 यूनिट सेल के बीच में कॉमन होगा। देयरफॉर इट्स कॉर्नर में सिर्फ सतर्क रहना है। इट्स कंट्रीब्यूशन इन अ सिंगल क्यूब। मैं इसलिए लिख देता हूँ ना, बहुत सारे लोग कल लेट से ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है उनको ना समझ में आए, इसलिए ये पॉइंट लिखकर ही मैं खत्म करूंगा। इन अ सिंगल क्यूब इज 1/2। कल 10 ही बजे क्लास होगी, क्योंकि मैं दिल्ली आया हूँ उस वजह से मैंने आज 10:30। हाँ लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। अरे मरियम को समझ में आ रहा है? ये सनफ, आयशा, सैफ, सबा, Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलिए 1/2 हो गया। तीसरा देखिए, देयर आर 12 एजेस। चूंकि न्यूमेरिकल में बहुत परेशानी होती है स्टूडेंट को, एजेस वगैरह भी बहुत सारे को नहीं मालूम रहता है, इसलिए मेरी आदत है बेसिक चीजें भी बताना। देयर आर 12 एजेस इन अ क्यूब। चलो इसको समझो। एजेस का मतलब वो देखो दीवार का जो किनारा होता है। चलो इस तरह मैं तुम्हें समझाता हूँ, गौर से सुनो सारे लोग। सारे लोग देख रहे हो भाई, इमेजिनेशन को देखो। ये 4 कमरा Yes, मैंने sir. अभी बना के समझाया था। एजेस को ये समझो, ये एजेस समझो। अभी बताओ ये वाला पॉइंट कितने रूम के बीच में कॉमन है? बताओ तो ये वाला पॉइंट अभी 4 के बेस। 4. नहीं, अभी वाले में अभी 2 सर। हाँ 2 है। हाँ अभी 2 है। अब तुमको Yes, sir. जानते हो ना 1 के ऊपर 5वां रूम है और ये 6ठा Yes, रूम है, sir. तो अब 4 रूम हो गया कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ यार। Yes, sir. और ऐसे भी अपने रूम की भी दीवार को देखो, एज जो है इस रूम में, इसके ऊपर बगल वाले के ऊपर, चारों रूम का क्रॉस पॉइंट है वो। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, तो ये इमेजिनेशन है ऐसे। अब उतना तुमको वो कट के दिखाना नहीं, हम डायरेक्ट समझाते, वो हम तस्वीर हमको जरूरत ना पड़ता है, हम डायरेक्ट स्टूडेंट को समझा देते हैं भाई। एंड इट इज कॉमन, इसलिए समझा के भी मैं लिख देता हूँ कि जैसे तुम्हारा कोई छोटा भाई हो तो उसको भी कैसे लिखवाना है। इट इज कॉमन for 4 cubes. Therefore, its contribution in a single cube is by 4. आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब देयर इज बॉडी सेंटर। हर क्यूब का एक बॉडी सेंटर होगा। एंड इसका बॉडी का कोई दूसरा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अरे रूम सेंटर होगा ना, रूम में सेंटर है तुम्हारे, एक है घर का सेंटर, एक है पूरे रूम का सेंटर। जो पूरे रूम का कौन है यार? एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इज 100%, इज 100%, मतलब 1। बोलो सबको समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir.